Hello student, welcome back. Now in today's lecture we will be discussing about a very important concept. It is extension of a refraction of light. You can say at single surface, but it's really very important as far as your entrance exam is concerned. And this is under the heading total internal reflection. Total internal reflection. अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो मैंने कहा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच वी डिस्कस अंडर रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस, और अगले ही पल में कह रहा हूँ कि रिफ्लेक्शन है, यानी देयर इज सम डिस्क्रिपेंसी इन दिस, राइट. लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि सर बोल रहे रिफ्रैक्शन और दिख रहे रिफ्लेक्शन, ऐसे कैसे हो सकता है. सो टू अंडरस्टैंड दिस हम क्या करते हैं बच्चों, पता है, मान लीजिए हमारे पास एक सरफेस है, जैसे मान लीजिए एक बाउंड्री है, जो इस बाउंड्री के आसपास, ये मान लीजिए एक बाउंड्री है, ओके, और इसके ऊपर वी हैव रेयर मीडियम एंड जस्ट बिलो इट सपोज यू हैव अ डेंसर मीडियम. ओके, इस बार जो ऑब्जेक्ट है वो डेंसर मीडियम में है, सो ये एक ऑब्जेक्ट है. अब जो डेंसर मीडियम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए म्यू डेंसर, और रेयर मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू रेयर, म्यू डी एंड म्यू आर. ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली होता क्या है. सो सपोज कीजिए कि एक रे ऑफ लाइट इस ऑब्जेक्ट से ऐसे सरफेस पर नॉर्मल इंसिडेंस करा दी गई. सो दिस रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली, एंड हम सब ने पढ़ रखा है कि व्हेन रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली इट विल गो स्ट्रेट, जरा भी डेविएशन नहीं होगा और लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में स्ट्रेट चली जाएगी. क्या मैं कह सकता हूं इस केस में, इन केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्या है, जीरो, क्योंकि रे ऑफ लाइट नॉर्मल अगर इंसिडेंस होती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है. सो करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कितना आ रहा है, जीरो. सो यहां पर आई इज जीरो और r is also equal to 0. Is that clear? Now before I proceed further, a very important thing that I wanted to tell you. बच्चों ये लेक्चर आप तभी देखना जब इसके पहले के लेक्चर्स रिफ्रैक्शन के आप देख चुके हो. अदरवाइज हो सकता है कुछ टर्म्स मैं बोलूँ और आपको कनेक्ट नहीं हो. Is that clear? So पहले रिफ्रैक्शन के 2-3 लेक्चर और है, वो आप देख लीजिए एंड देन प्लीज रिफर टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ठीक है, अब जैसे कि मैं कह रहा था, ये रे ऑफ लाइट नॉर्मल इंसिडेंस हुई है, तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू इस केस की कितनी है, जीरो. अब एक काम करते हैं, एक और रे ऑफ लाइट लेते हैं जो नॉर्मली इंसिडेंट नहीं है, इट इज एट सर्टेन एंगल, सो इट इज नॉट इंसिडेंट नॉर्मली एज यू कैन सी इन द डायग्राम. ये किसी एंगल पर इंसिडेंट है. सो अगर मैं यहां पर नॉर्मल मार्क करूं, सपोज ये लाइन नॉर्मल रिप्रेजेंट कर रही है, so this line is normal. Now angle made by incident ray with the normal is the angle of incidence. ठीक है, पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, जीरो. अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ तो है, यानी वो जीरो से ज्यादा है, तो मैं बोलूं मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज किया. अच्छा, अगर ये एंगल आए तो ये भी एंगल कितना होगा, आए, वर्टिकली अपोजिट एंगल. बट आप सब जानते हैं व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. सो इसका अगर मैं रिफ्रैक्टेड रे ड्रॉ करूं तो रिफ्रैक्टेड रे कुछ ऐसे आने वाली है. सो दिस विल बी द रिफ्रैक्टेड रे, एंड एज यू कैन सी जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो डेफिनेटली एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा है. सो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं, व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि डेंसर मीडियम में, उसके कंपैरिजन में द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज मोर इन वैल्यू, या उसकी वैल्यू उससे ज्यादा है. हम एक और रे ऑफ लाइट कंसिडर करते हैं बच्चों, जो सपोज ऐसे इंसिडेंट हुई है, ऐसे. सो इसको जाना चाहिए था ऐसे. अगेन इफ आई ड्रॉ नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस. दिख रहा है, ये फर्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो था, फिर कुछ तो हुआ, फिर और ज्यादा हो गया. सो मैं धीरे धीरे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जा रहा हूं. तो डू एग्री, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी ज्यादा हो गया. सो अगर ये R1 है, ये R2 है, as the angle of incidence goes on increasing,
the corresponding angle of refraction in the rarer medium also goes on increasing. सोचो बच्चों, अगर ऐसे करते जाऊं मैं, एक चीज आप नोटिस कर रहे हो, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ रहा है, यानी नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे दूर जा रही है. जितना नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे दूर जाती होगी उतना ही वो सरफेस के पास आएगी. सुनना ध्यान से, जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर रहा हूं डेंसर मीडियम में, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयर मीडियम ऑल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर इंक्रीज हो रहा है तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे में एंगल बढ़ रहा है, यानी ये एंगल ज्यादा हो रहा है. सोचो अगर रिफ्रैक्टेड रे और दूर जाएगी तो हो सकता है वो सरफेस को ग्रेस करके चली जाए, ग्रेस टच करके चली जाए. यानी कि इफ आई इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू अ सर्टेन वैल्यू, इट मे हैपन बच्चों कि जो करस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्टेड रे है वो सरफेस को ऐसे ग्रेस करके जाएगी. बराबर. अब मैं इसके भी आगे अगर जाऊं, सोचो अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इस एंगल से भी ज्यादा कर दूं तो क्या होगा सर, वो और दूर जाएगी. अब सोचो अगर वो और दूर गई यानी वो इसी मीडियम में वापस आएगी, यानी रे ऑफ लाइट जहां से जा रही थी वापस उसी मीडियम में आ रही है. सो लाइट का सेम मीडियम में वापस आना इज रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन. उसी मीडियम में रिबाउंड होना इज रिफ्लेक्शन. दैट इज वाई ऑल्दो हम रिफ्रैक्शन को डिस्कस कर रहे थे, पर ये देखा गया कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट लाइट मे अंडरगो रिफ्लेक्शन ऑल्सो. सब साथ में आता है. सोचो बच्चों, अगर मैं एक और रे बना लूं ये वाले, और मैं बोलूं चलो बताओ इसके लिए क्या होगा, तो आई नो आप सबने ऑलरेडी आंसर दे दिया होगा कि इस वाले केस में लाइट उसी मीडियम में वापस आ जाएगी एंड लाइट इज अंडरगोइंग रिफ्लेक्शन. और ये जो रिफ्लेक्शन होता है बच्चों, ये मिरर के रिफ्लेक्शन से भी ज्यादा अच्छा है. वो सारी इंसिडेंट रेस जिनका एंगल ये वाला होगा वो सब रिफ्लेक्ट ही होगी. सो आई वुड से दैट, अच्छा इंटरनल क्यों बोला, क्योंकि अंदर ही वापस आ रही है. रिफ्लेक्शन बिकॉज इट इज रिफ्लेक्शन, कंप्लीटली अंदर आ रही है, सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ओके, अब मैं ऐसे बोल सकता हूं बच्चों, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम ये वाले एंगल से कम है, कम लेस है, लेस, तो लाइट का रिफ्रैक्शन होगा. और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला एंगल से अगर ज्यादा है तो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन. यानी कि ये वाला जो एंगल है वो बहुत काम का है. सपोज ये एंगल 30 डिग्री है, मैं कहता हूं एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में 30 डिग्री से कम है, यानी इधर की बात हो रही है, तो रिफ्रैक्शन होगा. और वो 30 डिग्री से ज्यादा है तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन. एंड दिस इज द रीजन व्हाई दिस एंगल इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस. जैसे अगर हम एग्जाम लिखते हैं 100 मार्क्स की थियरी पेपर, जो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर मैं बात करूं, और आपके अगर 35 मार्क्स से कम मार्क्स आ जाए तो आप फेल हो जाते हो, और 35 से ज्यादा या 35 जाए तो आप क्या हो जाओगे, पास. वैसा ही कुछ बच्चों में कंपेयर कर रहा हूं कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इस वाले एंगल से छोटा है तो रिफ्रैक्शन डोमिनेटिंग होगा, अगर इससे ज्यादा है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा. बात समझ में आपको? दैट इज द रीजन वाई बच्चों, जैसे 35 मार्क्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है, वैसे ये वाला जो एंगल है इसको भी हम बुलाते हैं क्रिटिकल एंगल. आई बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस दूसरों से अलग बताना है, इसलिए आई सी. सो रिमेंबर आई सी इज क्रिटिकल एंगल. व्हाट इज इट? क्रिटिकल एंगल. एंड दिस एंटायर फिनोमेना इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. व्हाट इज इट कॉल्ड एज? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. So remember students, for total internal reflection to take place, there are two important conditions. First and the foremost, that the light must travel from denser medium to rarer medium. पहली कंडीशन, लाइट कहाँ से कहाँ जानी चाहिए, डेंसर से रेयर में जानी ही चाहिए. क्यों सर? क्योंकि डेंसर से रेयर में नॉर्मल से दूर जाएगी ना, तब तो सरफेस के नजदीक आएगी. और दूसरा बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. फॉर लाइट टू अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, the ray of light must travel from optically denser medium to optically rarer medium. The angle of incidence in the denser medium should be greater than critical angle, तो ही TIR होगा, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा. चले आगे, क्लियर है ये? दो ही बातें याद रखना, लाइट मस्ट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. क्लियर? 100%. अगर ये समझ में आया बच्चों तो कुछ और बातें हम यहाँ पर कर सकते हैं.
सबसे पहले उस क्रिटिकल एंगल को अटैक करते हैं, ये वाली सिचुएशन। सो बोर्ड पर जितनी रेज बनी थी उन सबको मैं हटाने वाला हूं और सिर्फ ये जो दो काम की रेज है उनके बारे में डिस्कशन करूंगा। अगर आप चाहते हैं तो स्क्रीन को पॉज करके इसको आप नोट कर सकते हैं। मैं सिर्फ दो रेज यहां पर रखने वाला हूं। So I was talking about these two rays. ये वो बाउंड्री, दिस इज योर ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम। मैं अगर इसके लिए स्नेल्स लॉ अप्लाई करूं, अच्छा रिफ्रैक्टेड सरफेस को टच होकर के जा रही है, ग्रेस कर जा रही है, तो आप सब जानते हो कि नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे में जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा 90। सो अगर मैं ये वाले सिचुएशन में स्नेल्स लॉ अप्लाई करूं, मैं बात कर रहा हूं क्रिटिकल एंगल की, अगर मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करूं तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, बताओ क्या कहा था हमने, म्यू इनटू साइन थीटा इज कांस्टेंट। इसीलिए मैं कह रहा था पहले वाले लेक्चर रिवाइज करो। फर्स्ट लेक्चर में हमने कहा था कि जब कभी आप स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं आप म्यू इनटू साइन थीटा इज कांस्टेंट ये यूज कर सकते हैं। यहां का म्यू कितना है, म्यू डी, इनटू यहां का साइन थीटा कितना है, साइन आई सी, इज इक्वल टू यहां का म्यू कितना है, म्यू रेयर है, और वहां पर साइन कितना है 90। साइन आई अपॉन साइन आर से भी कर सकते हो, बट इसकी आदत रखो बच्चों, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय यहाँ का साइन थीटा इज ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय यहाँ का साइन थीटा। सो मुझे क्या मिलेगा, म्यू डी इंटू साइन आई सी इज इक्वल टू म्यू आर, और साइन 90 की वैल्यू 1। तो साइन आई सी की वैल्यू क्या होगी बच्चों, म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर, और मैं चाहता हूं आप सब ये बाय हार्ट कर लो, क्रिटिकल एंगल इज साइन इनवर्स ऑफ म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर। IC is sin inverse of mu rarer upon mu denser। अब कई बार आपको कंफ्यूजन होगा कि सर रेयर बाय डेंसर की डेंसर बाय रेयर। सिंपल है बच्चों, साइन थीटा की वैल्यू हमेशा एक से छोटी आएगी। फॉर द वैल्यू टू बी लेस देन 1 डेफिनेटली न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, यानी ऊपर रेयर होगा और नीचे कौन होगा, डेंसर। सो IC is साइन इनवर्स ऑफ म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर। हो गया। तो मैंने आपको अब तक क्या बताया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की दो कंडीशन, लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रैवल करनी चाहिए एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज बेटर देन रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर, प्लीज कीप दैट इन माइंड। क्रिटिकल एंगल के लिए इक्वेशन क्या है, साइन इनवर्स ऑफ म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर। इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग हम बना सकते हैं बच्चों, अगर मैं आपके साथ डिस्कशन थोड़ा इंटरेस्टिंग की तरफ लेकर जाना चाहूँ तो। मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से छोटा है या लिमिटिंग केस में उसके बराबर है, इफ आई इज लेस देन और इक्वल टू आई सी, तो रिफ्रैक्शन को हम डोमिनेटिंग प्रोसेस बोलेंगे। यहां पर अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से छोटा है तो रिफ्रैक्शन डोमिनेटिंग है, और अगर आई ग्रेटर देन आई सी है तो रिफ्लेक्शन होगा। समझो बच्चों अच्छे से, डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाए जा सकते। सो अगर रिफ्रैक्शन डोमिनेटिंग होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, सोच, 180 माइनस 2 है तो गधा है, दैट वाज फॉर रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन में इट वाज मॉड ऑफ आई माइनस आर, पर यहां पे पक्का पता है कि लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है तो हम लिखेंगे आर माइनस आई। ओ बच्चों, सो डेल्टा विल बी आर माइनस आई, सब साथ में। रिफ्लेक्शन हुआ तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, 180 माइनस 2 है। मैंने आपसे फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि एंगल ऑफ डेविएशन का अलग अलग जगह पर फॉर्मूला अलग अलग है और आपके सामने है। अब से क्या ध्यान रखना बच्चों कि जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी और अगर एंगल ऑफ डेविएशन पूछा गया या दिया हुआ है, सो प्लीज कीप इन माइंड, ऑलवेज चेक दिस फर्स्ट, क्योंकि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से छोटा है तो डेल्टा इज आर माइनस आई, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है देन डेल्टा इज 180 माइनस 2 है। अच्छा था ना, प्लीज कीप इन माइंड। हाँ, यही चीजें हमको पता होनी चाहिए कि अगर लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ डेविएशन की बात हो रही है, पहले ये चेक करो कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है डेंसर मीडियम में वो क्रिटिकल एंगल से छोटा है या बड़ा है। इफ इट इज लेस देन क्रिटिकल एंगल और इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, डेल्टा इज आर माइनस आई, and if it is greater than critical angle you will use delta is 180 minus 2i. That leads to an important graph.
आई डिस्कस ग्राफ फॉर प्लेन मिरर, आई डिस्कस ग्राफ फॉर स्फेरिकल मिरर, मैंने रिफ्रैक्शन में भी ये ग्राफ डिस्कस किया था, अब TIR में भी सेम ग्राफ हम डिस्कस करने वाले। ये फॉर्मूला, ये कंडीशन आपको सारी याद रखनी है। चलो बच्चों, सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के डे टू डे लाइफ में भी काफ़ी सारे एप्लीकेशंस है जो थियरी में आपको रीड करोगे तो मिल जाएंगे। जैसे डायमंड का जो स्पार्कलिंग है, दैट इज ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स, अगेन एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, सो हाँ, मैं डेल्टा की बात कर रहा था। सो अब अगर मैं कह रहा हूँ कि रे ऑफ लाइट, मैं कह रहा हूँ रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रैवल कर रही है, डेंसर टू रेयर, ग्राफ ऑफ डेल्टा वर्सेस आई व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। सो अगर लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है और मैं कह रहा हूं एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, जीरो, अगर जीरो है तो डेफिनेटली क्रिटिकल एंगल से छोटा है। अगर क्रिटिकल एंगल से छोटा है यानी कि ये वाली कंडीशन, तो डेल्टा विल बी R माइनस आई। इसका मतलब बच्चों, इसके पहले वाले डायग्राम को अगर आप पीछे जा सको तो, जब एंगल ऑफ डेविएशन जीरो से लेकर के, माफ कीजिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो से लेकर के एंगल ऑफ इंसिडेंस IC तक रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट था। सो मैं इक्वेशन यूज करूंगा, डेल्टा इज R माइनस आई। सब साथ में है, डेल्टा का ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं। जब लाइट डेंसर से रेयर में जाती है, I इक्वल टू जीरो पर रिफ्रैक्शन होगा, तो ये फॉर्मूला होगा। बट आप जानते हो जब I जीरो तो R जीरो, तो डेल्टा भी जीरो। अब अगर मैं आपको याद दिलाऊं, इस इक्वेशन का ग्राफ मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, वो ऐसा आता है। ये कब तक होगा मेरे बच्चों? I इज इक्वल टू IC तक। और उसका करस्पॉन्डिंग अगर मैं एंगल ऑफ डेविएशन आपसे पूछूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस जब IC है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 है, तो यहां लिखेंगे 90 माइनस IC, यानी कि π/2 इन रेडियंस माइनस IC। सो यहां से लेकर यहां तक, जीरो से IC तक रिफ्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस, रिफ्रैक्शन। पर जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस IC से थोड़ा सा ज्यादा, तो सडनली क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन। सुना मैंने क्या कहा? IC से थोड़ा कम, रिफ्रैक्शन। IC से थोड़ा ज्यादा तो रिफ्लेक्शन। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? नाउ अगर रिफ्लेक्शन होगा तो मैं आपको याद दिला दूं बच्चों, आपको रिफ्लेक्शन का भी ग्राफ हमने डिस्कस किया था। फॉर रिफ्लेक्शन ऑल्सो ग्राफ वी हैड डिस्कस्ड। नहीं याद आ रहा है तो आप रिफ्लेक्शन के फर्स्ट लेक्चर में जाके चेक कर सकते हैं। वो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ऐसा स्ट्रेट लाइन था वो, YCMX। और ये कब तक होगा? जब तक I की वैल्यू π/2 नहीं होगी। सो I इक्वल टू IC पर कहने का मतलब ग्राफ सडनली टूट गया, क्योंकि रिफ्रैक्शन किस में कन्वर्ट हो गया? रिफ्लेक्शन में। दिस ग्राफ इज नॉट कंटिन्यूअस, इट ब्रेक्स एट I इक्वल टू IC, क्योंकि वो लिमिटिंग कंडीशन, वो बाउंड्री कंडीशन है। उसके नीचे रिफ्रैक्शन, उसके आगे रिफ्लेक्शन। जैसे हमने ग्राफ पढ़ा था स्फेरिकल मिरर में, फोकस के जस्ट पहले और फोकस के जस्ट बाद, यानी इमेज माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी भाग जाती है, तो वहां पर भी ग्राफ डिसकंटिन्यूअस था। अच्छा, अब I इक्वल टू IC अगर मैं यहां सब्स्टिट्यूट करूं, IC से थोड़ा ज्यादा, मान लो 45 है और मैं 45.01 की बात कर रहा हूं, तो क्या अप्रोक्सीमेटली 45 लिख सकते हैं? सो अगर आप वैसा करोगे तो क्या मिलेगा बताओ? 2 इंटू 45, और ये कितना है? 180। मैं आपको ये बता रहा हूँ बच्चों, I इक्वल टू IC जब मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मिलेगा, चलो मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो आएगा π/2 माइनस IC, बोलो ना। और जब मैं I इक्वल टू IC वहां पर अप्रोक्सीमेटली सब्स्टिट्यूट करूंगा तो कितना आ जाएगा बताओ? π-2 IC। क्या नोटिस किया बच्चों कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, प्लीज ध्यान से सुनना, मान लो क्रिटिकल एंगल 45 है, 45, सो 44.99 45 से छोटा है, π/2 माइनस IC, पर 45.01 बड़ा हो गया तो π-2 है। मतलब बच्चों सोचो, विद इन अ स्मॉल चेंज इन एंगल आपका एंगल ऑफ डिविएशन π/2 माइनस IC से π-2 IC हो जाएगा। कुछ क्लिक हो रहा है बच्चों? π/2 का डबल π,
IC का डबल 2IC, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जरा सा चेंज हुआ तो एंगल ऑफ डिविएशन पाई बाई 2 माइनस IC से सीधा कितना हुआ, पाई माइनस 2IC, मतलब मल्टीप्लाई बाई 2, डबल हो गया वो। इसका मतलब ये जो वैल्यू होगी, ये दिस विल बी पाई माइनस 2IC। इज दैट क्लियर? आया समझ में? अब ये नॉलेज सर क्या फायदे का, ग्राफ थोड़ी कोई पूछेगा, नहीं पूछेगा मुझे पता है, बट सोच अगर ऐसे बोला, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वाटर टू एयर at I equals to 45 degrees, the angle of deviation suddenly gets doubled. What is refractive index of water? Light water से air में जा रही है और 45 डिग्री पर सडनली डिविएशन डबल हुआ, क्लिक हुआ। जिस एंगल पर सडनली डिविएशन डबल होगा वो एंगल कौन सा एंगल होगा, क्रिटिकल एंगल। और एक बार अगर क्रिटिकल एंगल पता है तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम निकाल सकते हो। रेयर मीडियम एयर था जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, गया ना ऊपर से। फिर से सुन ग्राफ कुछ, हाँ ठीक है, अच्छा है। प्रैक्टिकलिटी सोच, अगर क्वेश्चन ऐसा है कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, सॉरी ग्लास से एयर में जा रही है, वो वाटर से एयर में जा रही है, 45 डिग्री वाले एंगल पर सडनली एंगल ऑफ डिविएशन डबल हो गया, मतलब 45 डिग्री वो एंगल है जहां पर ये होने वाला है और वो एंगल क्रिटिकल एंगल है। अब सोच बच्चा, अगर क्रिटिकल एंगल पता है, ये पता है, सॉरी रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, एयर का 1, तो क्या आप म्यूडी नहीं निकाल सकते हैं? इसलिए ग्राफ पता होना चाहिए। अच्छे से पॉज करो और उसको कॉपी करो। क्लियर? सो इन द मीन टाइम जो आप कॉपी कर रहे हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला साइन इनवर्स ऑफ रेयर बाय डेंसर होगा, छोटा आना चाहिए वैल्यू। डेल्टा वर्सेस आई का ग्राफ, जब लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो ये दोनों कंडीशन आपको याद रखनी है, जिसका ग्राफ में भी मैंने बताया आपको। एक पर्टिकुलर एंगल पर सडनली अगर डिविएशन डबल हुआ, यानी वो एंगल कौन सा एंगल कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। याद रखना इस बात को, ठीक है। अब एक और टर्म है रिलेटेड टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो मैं डिस्कस करूंगा और फिर हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। चलो बच्चों, सो ये एक सरफेस या बाउंड्री जो दो सरफेसेस को सेपरेट कर रही है, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, रे ऑफ लाइट नॉर्मल इंसिडेंस हुई तो बिना डिविएशन के चली गई, फिर रे ऑफ लाइट एक ऐसे एंगल पर इंसिडेंट कराई गई जहां पे लाइट जस्ट ग्रेस करके जा रही है। इसका मतलब मैं अच्छा, इसके जरा सा आगे गए तो लाइट वापस अंदर आ जाएगी। तो सोचो अगर कोई यहां खड़ा है, यहां खड़ा है, तो उसको कब तक लाइट यहां से आती हुई दिखाई देगी? कैसे इतने पोर्शन में? नहीं समझा? अच्छा, उसको लाइट कब दिखाई देगी, ऑब्जेक्ट कब दिखाई देगा? जब रेज उस तक जाएगी ना, तो उस तक रेज कब जाएगी? जब वो इस वाले पोर्शन में खड़ा होगा। क्यों सर, इधर हुआ तो? एक्सक्यूज मी, अगर वो इधर खड़ा हुआ तो जो रेज है वो रिफ्लेक्ट होकर अंदर चली गई ना, यानी उसको ये वाले पोर्शन से ही लाइट मिलेगी। सेम वे बच्चों, मैं इस तरफ भी ऐसे बता सकता हूं, देखो इतने में लाइट दिखाई देगी। अब सिंस मैंने ये बोर्ड पे प्रोजेक्ट किया है बच्चों, अगर इसको सच में आप 3D में अगर विजुअलाइज करो या सच में स्पेस में अगर आप विजुअलाइज करो तो होगा क्या बच्चों, पता है? इतना ही डिस्टेंस इस तरफ भी, इतना ही डिस्टेंस इस तरफ भी। ऐसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है, तो हमने अभी फिलहाल ये डिस्टेंस देखा, ये डिस्टेंस, क्या इधर भी ये डिस्टेंस आ सकता है? इस तरफ भी आ सकता है, इस तरफ, सब तरफ आ सकता है। यानी लाइट एक सर्कल में से बाहर निकलने वाली है। घर पर विजुअलाइज करना, ऐसे एक सोर्स नीचे रखिए आप, फिलहाल आपने ये डिस्टेंस लिया, ये इस तरफ हो सकता है, सेम वे इस तरफ हो सकता है, इस तरफ हो सकता है। अगर मैं ऊपर से देखूं तो ऐसे एक सर्कल सा बनता हुआ मुझे दिखाई देगा जिसमें से लाइट बाहर आएगी। इसीलिए इस सर्कल का नाम रखा गया है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। व्हाट डू वी कॉल इट एज? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। सो ये जो सर्कल है, जिसमें से लाइट बाहर जाने वाली है, दैट इज कॉल्ड एज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। और इस सर्कल की जो रेडियस है, इस सर्कल की जो रेडियस है, ये आई विल मार्क हियर, इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ इल्यूमिनेंस।
क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ इल्यूमिनेंस। इसका फॉर्मूला हमको चाहिए। सो मान इस केस में मान लीजिए ऑब्जेक्ट h हाइट नीचे है, सरफेस से h हाइट नीचे है, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डेंसर, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू रेयर। मैं आपसे पूछूं बच्चों ये r फाइंड करके बताओ मुझे, आपकी मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं। इस पॉइंट को मान लीजिए नाम p है, इसका नाम q है। सो मैंने आपसे क्या पूछा डायग्राम में, हाँ पी क्यू पूछा है। क्या आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? यस सर। कौन सा वाला? ओ पी क्यू दिखा भाई। या इस तरफ आप और एक पॉइंट भी ले सकते हो, कोई भी, या तो ओ पी क्यू या तो ओ पी एम, जो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, आपको पी क्यू और पी एम की वैल्यू फाइंड करनी है। सो मुझे एक बात बताइए, ये रे ऑफ लाइट जस्ट ग्रेस करके जा रही है, यानी ये जो एंगल था वो क्रिटिकल एंगल था, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस जहां पे रे ऑफ लाइट जस्ट ग्रेस करके जाती है। सो अगर ये नॉर्मल और ये नॉर्मल देखो तो ऑल्टरनेट एंगल से ये भी आईसी हुआ। बच्चों प्लीज साथ में रहना। सो अगर ये आईसी है तो मैं आपसे पूछता हूं मेरे बच्चों, व्हाट विल बी tan ऑफ आईसी? tan आईसी क्या होगा? tan इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट है पीएम और एडजेसेंट ओपी है। So can you say that PM is nothing but OP into tan of IC? OP is nothing but H. So radius of illuminance is R, that is H into tan IC. पर क्या होता है बच्चों, पता है आपको IC देते नहीं हो। IC की वैल्यू अगर दिए तो बहुत इजी है, पर सोचो अगर IC नहीं दिया तो सही सोचा। पहले क्या ढूंढोगे? साइन IC। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था आईसी का फॉर्मूला, मैंने कहा था लर्न कर लो बच्चों। आईसी साइन इनवर्स ऑफ म्यू ऑफ रेयरर मीडियम अपॉन म्यू ऑफ डेंसर, याद आया? इसके एक स्टेप पहले ऐसा लिखा हुआ है कि साइन आईसी विल बी म्यू आर अपॉन म्यू डेंसर। अब मैं आपको एक मेथड बताता हूं, हालांकि आप जानते हैं अगर मुझे साइन आईसी पता है तो क्या मैं tan आईसी निकाल सकता हूं? ट्राइंगल वाला मेथड याद रखना। ये क्या होता है? इजी होता है, आप जानते हो, शायद आपको याद आ जाए। साइन आईसी, इसका मतलब अगर ये एंगल आईसी है तो व्हाट इज साइन थीटा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अब बताइए इस ट्राइंगल में साइन आईसी क्या होगा? सर म्यू आर अपॉन म्यू डी। कोई बचा सकता है? ये अगर म्यू आर साइड है, ये साइड म्यू डी है, तो ये साइड क्या होगा? दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर, यानी ये साइड की वैल्यू होगी म्यू डेंसर का स्क्वायर माइनस म्यू रेयरर का स्क्वायर। गया ऊपर से, लगाई था मुझे। ये मान लो है x, ये मान लो है y, ये मान लो है z। सो हम ऐसा लिख सकते हैं, और कैन वी से दैट एक्स वाई का स्क्वायर प्लस वाई जी का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जी का स्क्वायर। सो अब मुझे एक्स वाई में इंटरेस्ट है, तो एक्स वाई का स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स जी का स्क्वायर माइनस वाई जी का स्क्वायर। एक्स जेड की वैल्यू क्या थी? म्यू डी, सो म्यू डी का स्क्वायर। वाई जेड की वैल्यू क्या है? म्यू आर। अब समझा क्या बच्चों? ये था एक्स वाई का स्क्वायर, आपको तो एक्स वाई चाहिए तो आप स्क्वायर रूट लोगे। जिसको समझ गया था अच्छी बात, नहीं समझा देख लो, स्क्रीन को पॉज करो और कॉपी कर लो। आई एम गोइंग टू रीरेज इट। ओके, सो ये हो गया इस साइड की वैल्यू। आपको tan आईसी चाहिए। अब बताओ मेरे बच्चों, tan आईसी यहाँ पर कितना होगा? tan आईसी विल बी इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, ये वहां सब शूट कर दो। तो रेडियस ऑफ इल्यूमिनेंस का और एक फॉर्मूला है h इंटू tan आईसी म्यू रेयरर अपॉन रूट ऑफ म्यू डेंसर का स्क्वायर माइनस म्यू रेयरर का स्क्वायर। इफ म्यू रेयरर इज 1, यानी मैं एयर की बात कर रहा हूं, और अगर मैं म्यू डेंसर को सिर्फ म्यू लिखूं तो रेडियस ऑफ इल्यूमिनेंस का फॉर्मूला क्या होगा? सोचो 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 सोचो। आर विल बी इक्वल टू h इंटू 1, यानी h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। दिस इज फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ इल्यूमिनेंस। ठीक है, PIR कब होगा? डेंसर टू रेयरर, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, क्रिटिकल एंगल IC साइन इनवर्स ऑफ म्यू रेयरर अपॉन म्यू डेंसर। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से छोटा है, रिफ्रैक्शन, डेल्टा इज I माइनस I, कर्व वाला ग्राफ। जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा तो डेल्टा इज 180 माइनस 2I, स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ।
सडनली एंगल ऑफ डिविएशन डबल, यानी वो एंगल क्या होगा, क्रिटिकल एंगल। फिर जब लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी तो एक सर्कल के एरिया से या सर्कल में से बाहर आएगी, उस सर्कल का नाम है, उस सर्कल का नाम है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस, और जो रेडियस है उसका नाम है रेडियस ऑफ इल्यूमिनेंस। फॉर दैट रेडियस h इंटू 10 IC, अगर क्रिटिकल एंगल पता है तो उससे कर सकते हो, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो इससे कर सकते हो। कॉपी इट, और फिर हम MCQs की तरफ जाते हैं।